हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज माई सत्यम अग्रवाल। आप सभी दोस्तों का लेट्स लर्न ऑल टीच एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं संस्कृत की शिक्षण विधियां, जो हम आपको पर डे इवनिंग में वीडियो देते हैं, जिसका आज 6 पार्ट है। इसमें हम आपको पेडागोजी संबंधित सभी प्रश्न हल सॉल्व कराते हैं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, संबंधितता का सिद्धांत, अभ्यास एवं प्रवृत्ति का सिद्धांत। आपको इन सब चारों सिद्धांतों के बारे में एक एक करके डिटेल में बताते जाएंगे। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, आप हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकें और हमारा कॉन्फिडेंस हाई हो सके। चलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अनुवाद शिक्षण से स्टार्ट करेंगे। अनुवाद शिक्षण क्या होता है, इसको आप रटना नहीं है, बस समझते चलिए एक एक पॉइंट से पॉइंट, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अनुवाद शिक्षण 3 प्रकार का होता है। अनुवाद शिक्षण कितने प्रकार का होता है, पहले क्वेश्चन यही बन जाता है। एग्जाम में पूछेगा अनुवाद शिक्षण कितने प्रकार का होता है, 3, 4, 5, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोले अपन, 3 प्रकार का होता है। अक्षरश अनुवाद, शब्दों का अर्थ, छाया अनुवाद मतलब भावानुवाद, वाक्यों का अनुवाद या वाक्यों का अनुवाद करना आना चाहिए। तथ्य अनुवाद, गद्यांश, जो गद्यांश होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तथ्य अनुवाद। कितने हो गए, अक्षरश अनुवाद मतलब जो शब्द होते हैं उनका अर्थ आना चाहिए। छायानुवाद या भावानुवाद, वाक्यों का अनुवाद आना चाहिए कि उस गद्य पद में, वाक्य में क्या भावनाएं बता रहा है। तथ्य अनुवाद, गद्यांश। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है मातृभाषा को अन्य किसी भाषा में परिवर्तन करना। जो अपनी मातृभाषा है उसको किसी और भाषा में परिवर्तन करना, ताकि हमें उसके भाव और उसके अर्थ को समझना में आना चाहिए। अनुवाद शिक्षण की विधियां 3 होती हैं। एक कौन कौन सी विधि होती हैं, पुस्तक विधि होती है, द्विभाषी विधि होती है, तुलना एवं अनुकरण विधि होती है। चलिए हम आपको बताते हैं पुस्तक विधि क्या होती है। इस विधि के माध्यम से छात्र मातृभाषा को अन्य किसी भाषा में परिवर्तित करता है। छात्र क्या होता है, छात्र जो स्कूल में जाता है तो वो अपनी मातृभाषा को लेके जाता है। मातृभाषा वो होती है जो उसके घर पर व आस पड़ोस में बोली जाती है। वह उस भाषा को लेकर स्कूल में जाता है, फिर वहाँ पे किताबों के द्वारा वह अपनी मातृभाषा को परिवर्तित करता है। द्विभाषी विधि, एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करने के लिए द्विभाषी विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी का इंग्लिश में रूपांतरण करना, क्या हो जाएगा, द्विभाषी। तुलना एवं अनुकरण विधि, इस विधि के माध्यम से छात्र एक भाषा को दूसरी भाषा से तुलना करके तथा साथ में अनुकरण करके अनुवाद करता है। मतलब अनुकरण मतलब देख के करना। जो टीचर इंग्लिश का अर्थ हिंदी बताएगा तो उनको सुन के खुद बताना अनुकरण कहलाता है। संस्कृत शिक्षण में उद्देश्य 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत शिक्षण में कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, 6 प्रकार के। ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक या अर्थग्रहणात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। ध्यान से सुनिए, क्या है अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य, एक दूसरा होता है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य। 5वां है अभिरुचियात्मक उद्देश्य, 6वां है मनोविनोदात्मक उद्देश्य। चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि संस्कृत शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं, 6। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाता है। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भाषा तत्वों का ज्ञान। जितनी भी भाषा होती हैं उनका हमें ज्ञान होना चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति को कम से 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब बोधात्मक या अर्थग्रहणात्मक, अनुकरण, सुनकर या पढ़कर अर्थग्रहण करना। हम अध्ययन कैसे करेंगे, या तो कोई बोल रहा है तो उनका हम अनुकरण करके, देख के, सुन के करेंगे। और किसी चीज को पढ़कर, किताब को, पेपर को पढ़कर हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, उनका अर्थ ग्रहण करते हैं। अभिव्यक्तात्मक, विषय वस्तु को पढ़ने की योग्यता। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास भी होना। अभिव्यक्तात्मक क्या होता है, छात्र किताबों को पढ़ता है और लगातार अभ्यास करता रहता है तो उसकी क्या होती है, सिटिंग पोजीशन को बोलते हैं ना, वो काफी टाइम तक बैठकर पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है। अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है इसमें।
यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अभिव्यक्तात्मक में क्या होता है? आदमी की क्षमता का विकास होता है। दो प्रकार का होता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अभिरुचियात्मक उद्देश्य, छात्रों की रुचि या जिज्ञासा उत्पन्न करना। कक्षा में अध्यापक छात्रों की रुचि को बढ़ाता है। किसके द्वारा? आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कि छात्रों की रुचि, अध्यापक उनको कथा, कहानी और मनोरंजन वाली चीज़ों से कराता है ताकि उन्हें उस सब्जेक्ट के प्रति अट्रैक्शन और रुचि हो और वे अपना मन लगा के पढ़ाई करें। मनोविनोदात्मक, मनोरंजन की कथाएं, नाटक आदि। आपको बताया था कि मनोविनोदात्मक का मतलब होता है जो बच्चे क्लास में ही अभिनय करते हैं। अभिनय के द्वारा, अभिनय से क्या होता है? बच्चे मनोरंजन होता है और एक दूसरे से वार्तालाप भी करते हैं। वे इसमें खुद के द्वारा करके सीखते हैं। ठीक है। संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत, यह सिद्धांत दो प्रकार के हैं। संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, सामान्य सिद्धांत और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। संस्कृत भाषा के शिक्षण सिद्धांत मतलब संस्कृत भाषा के पढ़ाने के तरीके होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सामान्य होता है, एक मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है। सामान्य क्या होता है? देखिए, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत मतलब उसकी निश्चित कर लेता है व्यक्ति कि हमें ये निश्चित चीज़ों हमें पूर्ण हो जाए। नियोजन का सिद्धांत मतलब नियोजन में पहले से सिलेक्टेड चीज़ों का सिद्धांत। विषय वस्तु विश्लेषण करने का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान आधारित सिद्धांत मतलब जो बच्चा अपनी घर परिवार से लेके जो ज्ञान लेके आता है कक्षा में, उसका आधारित सिद्धांत होना चाहिए। सह संबंध का सिद्धांत, लचीला सिद्धांत, बाल केंद्रित सिद्धांत। शिक्षा हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, बालक के ऊपर डिपेंड होना चाहिए कि बालक क्या सीखना चाहता है, टीचर उसी चीज को बालक के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रजातांत्रिक सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, संबंधितता का सिद्धांत, अभ्यास एवं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अभ्यास करना चाहिए बार बार और पुनर्दोहराना चाहिए। चयन का सिद्धांत, क्या सिलेक्ट करना है। चलिए हम आपको बताते हैं कि करके। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के सामने कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हम कुछ भी चीज नहीं कर सकते, ना हमें कोई अभी प्रेरणा मिलती है। लक्ष्य होता है तो हमें उस तक पहुंचने के लिए अभी प्रेरणा मिलती है। नियोजन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत पाठ विषय वस्तु की दैनिक योजना तैयार करना। विषय वस्तु विश्लेषण करने का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे अंगों में बांटकर प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट करना होता है। पूर्व ज्ञान आधारित सिद्धांत, नवीन ज्ञान को स्थायी करने के लिए यह सिद्धांत काम में लाया जाता है। नवीन ज्ञान को हम जब तक नहीं ला सकते तब तक हम उसको अपने पूर्व ज्ञान से रिलेट नहीं कर देंगे। सह संबंध का सिद्धांत, विषय वस्तु को दूसरी विषय वस्तु के साथ जोड़कर पढ़ाना चाहिए। हमेशा हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा बच्चों को समझाना चाहिए, इसी को बोलते हैं दूसरी विषय वस्तु से पढ़ाना। लचीला सिद्धांत, आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु में परिवर्तन करना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही परिवर्तन करना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, शिक्षण तभी प्रभावी हो सकता है जब वह शिक्षण छात्र के स्तर के अनुसार हो। प्रजातांत्रिक सिद्धांत, विद्यार्थियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास का विकास, आत्मसम्मान गुणों का विकास इसी सिद्धांत के माध्यम से होता है। जब तक आदमी फ्रीडम नहीं हो सकता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आदमी को फ्री होना चाहिए, अपने खुद के द्वारा करना चाहिए। खुद के द्वारा जो चीज़ की जाती है वो अधिक समय तक हमारे दिमाग में रहती है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से सभी तरह से भिन्न होता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर टैलेंट क्वालिटी होती है। तो उस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक शिक्षण करना चाहिए। अध्यापक को देखना चाहिए कि हमारी कक्षा में कितने भिन्न लोग हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें बच्चों को पढ़ाई करानी चाहिए। चलिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, इसमें बालक स्वयं करके सीखता है तथा बालक सक्रिय, जो कार्य बालक खुद करके खोज करके प्रयोग करके सीखता है वो उसमें बालक सक्रिय रहता है। संबंधितता का सिद्धांत, छात्र अपने वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई वस्तुओं में संबंध स्थापित करके सीखता है। संबंधितता का सिद्धांत, छात्र अपने वास्तविक जीवन से मतलब जो उसकी रियल लाइफ होती है उससे जोड़कर वस्तुओं को संबंध में स्थापित करके सीखता है, तो वह
अधिक जल्दी सीखता है वो अधिक समय तक उसके दिमाग में स्थायी रहता है। अभ्यास या प्रवृत्ति सिद्धांत, जैसे कि हमने आपको बताया है, यह सिद्धांत सफलता पर आधारित है। जब तक बालक सफल नहीं होगा तब तक बालक अभ्यास करेगा। चयन का सिद्धांत, इस सिद्धांत के माध्यम से छात्र इच्छित विषय वस्तु का चयन करके अपने अधिगम में वृद्धि करता है। छात्र अपने द्वारा सिलेक्ट कर लेता है कोई सब्जेक्ट को, विषय वस्तु को, अपने अधिगम में वृद्धि, अपनी पढ़ाई में सीखने में वृद्धि करता है ताकि वह ज़्यादा टैलेंटेड और आत्मविश्वासी बन सके। इसी के आधार पर आज हमारे संस्कृत और हिंदी की सभी पेडागोजी शिक्षण विधियां समाप्त हो चुकी हैं। कल हम आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट तरीके से इनको कैसे हल करेंगे, क्योंकि संस्कृत हम कक्षा 6वीं से 10वीं में छोड़ के आ जाते हैं तो काफ़ी समय हो जाता है, इसलिए वो टफ लगती है। कल हम आपको बताएंगे किस प्रकार से सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे और किस लेवल के आएंगे। कल हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे शाम इवनिंग में और आप सभी को संस्कृत से टेंशन मुक्त कर देंगे। चलिए हम आज इसी के साथ अपनी बॉडी को विराम देते हैं और आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें आप, और हमारे नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लें और अपने हैंड राइटिंग के द्वारा स्वयं लिखें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।